हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। आज हम साथियों देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब इस न्यूज़ का एनालिसिस देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में आज हम देखेंगे। साथियों, पहला जो हमारे फ्रंट लाइन समाचार पत्रों में दिख रहा है उसमें अब आज जिक्र करेंगे। कार्की जो नाम है, यहाँ पर नाम एग्जाम में कभी कभी पूछेगा। कार्की नेपाल की पहली महिला पीएम बनी हुई है। इसको जो है इनको जो है राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने शुक्रवार रात को सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो ये नाम जो है साथियों एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम सारे न्यूज़पेपर में जो जो हेडलाइंस आ रहा है उसको ज़रूर हम देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर फ्रंट पेज पे जो चीज़ छापा गया है उसका हम आज एनालिसिस करेंगे। नेपाल तख्तापलट 3 दिन के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। मतलब कि यहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ यहाँ पर दिलाया गया है। संसद भंग करने के साथ ही 6 महीने में उन्हें संसद यानी प्रतिनिधि सभा के चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई है। साथियों, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि कभी कभी जो है पूछ जाता है कि संसद भंग होने के बाद कितने दिन के बाद चुनाव कराया गया, तो 6 महीने के बाद जो है प्रतिनिधि सभा के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। और वो अपने फैसले में 5 मार्च को यानी 2026 को आम चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे साथियों, और उसमें जो मेन थीम है, कॉन्सेप्ट है, उसको भी पढ़ते चलेंगे। राष्ट्रपति जो हैं, पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे पेंड्रोल, और जेनजी के सभी मांगों को मानने का ऐलान किया। शुक्रवार रात 9 बजे कार्की को शपथ भी दिला दी गई। कार्की के नाम पर बृहस्पतिवार को देर रात 1 बजे उनकी सहमति बन गई थी। अलबत्ता संसद भंग होने के एक राय नहीं बन पा रही थी। जेनजी संसद भंग करने पर अड़े हुए थे और राष्ट्रपति भवन शीतल निवास यानी जो राष्ट्रपति भवन जिसको बोलते हो शीतल निवास में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक उच्च स्तरीय बैठक के बाद संसद भंग करने और कार्की को शपथ दिलाने का ऐलान किया गया है। तो इस तरह हम जो टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमको आएगा एग्जाम में, पहला तो नाम आ जाएगा इनका नाम क्या है, सुशीला कार्की, जिनको जो है अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। साथियों, हम देखेंगे अगला जो हमारे देश में प्रथम बार जो डिजिटल की जनगणना प्रारंभ होगी, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। क्योंकि ये भी जो नया जो चीज़ होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इस बार डिजिटल जनगणना होगी, पहली बार प्रयोग होगा और यह कार्य जो फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, इसके बारे में पूरे हम डिटेल जानकारी करेंगे। यह साल 2026-27 में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। यहाँ पर तो कि हम पुरानी जो जनगणना उसके बारे में साथियों थोड़ा सा पढ़ेंगे या एनालिसिस करेंगे। यानी 15 साल से नहीं हुई जनगणना, देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। इससे पहले जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको टाल दिया गया था। 2019 में भी एक ट्रायल हुआ था जिसमें 36 राज्य और 76 जिलों और 26 लाख से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया है। इस ट्रायल में घरों की जानकारी और एनपीआर के बारे में सवाल पूछे गए थे। एनपीआर पहली बार 2010 में बनाया गया था और इसका अपडेट किया गया 2015-16 में, इसको अपडेट किया गया। तो ये सब का जो टॉपिक है एनालिसिस हम कर रहे हैं साथियों, ये सब एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है और आपको लिखने में समझने में जानकारी होगी। तो बेसिक जो चीज़ कहानी हमको मिले उस कहानी को हम कहीं पर नोट करते चलेंगे। अब ये जो कर्मचारी ट्रेनिंग की बात होगी साथियों,
लगभग देश भर के 34 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा और इनको 3 स्तरों की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले राष्ट्रीय ट्रेनर होंगे, फिर मास्टर ट्रेनर, आखिर में फील्ड ट्रेनर इन्हें बतौर तैयार किया जाएगा। हर गांव और छोटे कस्बों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रदेश की पूरी तैयारी में कैसे किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश के सभी प्रदेश की जनगणना को लेकर प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। जनगणना निदेशालय ने राज्य सरकारों को प्रशासनिक सीमाएं सीज यानी फ्रीज करने का पत्र भेजा है। इसके बाद गृह विभाग इन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिए गए हैं। कहने का मतलब है साथियों, जो हम डेट देखेंगे फरवरी 2026 से पहले राउंड में कर्मचारियों की तैनाती होगी और 20 दिन में डिजिटल जनगणना का काम पूरा हो जाएगा। ये वर्क कैसे करेगा उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। साथियों, जनगणना निदेशालय के लिए एक ऐप लॉन्च करेगा। यह ऐप एंड्रॉयड आईफोन दोनों के लिए होगा और परिवार का मुखिया इसमें अपने घर परिवार की जानकारी खुद भर सकेगा। ऐप पर डिटेल भरने के बाद जनगणना अधिकारी घर जाकर क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद जो डिजिटल फॉर्म अपलोड किया जाएगा जनगणना में, उसमें शामिल कर्मचारियों को 150 से 175 मकानों की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी जो जनगणना में शामिल कर्मचारी रहेंगे उनको 150 से 175 मकानों की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे, जनगणना शुरू होने के पहले 3 जिलों में इसका प्री टेस्ट किया जाएगा और गड़बड़ी रोकने के लिए प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में फ्रीज करने का फैसला लिया गया है। अब इसमें डिजिटल जवाब सवाल की भी जानकारी होगी। जनगणना के लिए ऐप के जरिए परिवार से पूरी डिटेल भरवाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए प्रश्नावली बनाई जाएगी। यानी इस प्रश्नावली में क्या क्या रहेगा उसको समझते हैं साथियों। इसमें हर सदस्य का नाम, परिवार की स्थिति, घर संपत्ति का ब्यौरा, रोजगार की जानकारी शामिल रहेगी। गड़बड़ी रोकने के लिए इसको क्रॉस चेक करने का भी इंतजाम रहेगा। अधिकारी घर घर जाकर डिजिटल फॉर्म को में भरी गई जानकारी की जांच करेंगे। तो इस तरह जो है इसकी जानकारी होगी। अब इसमें हम साथियों इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि यह 2 चरण में जो जनगणना होगी, जनगणना 2026 और 2027 में 2 चरण में होगी। यानी जो पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों की गिनती की जाएगी। यानी जो पहला चरण होगा हमारा 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें मकानों की गिनती की जाएगी, और दूसरा चरण जो 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, उसमें लोगों की जनसंख्या, जाति, बाकी जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए 16 जून 2024 को सरकारी अधिसूचना जारी की गई है। ये अधिसूचना 16 जून 2024 को सरकारी अधिसूचना में जारी की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई क्वेश्चंस बनेंगे साथियों, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमने आपके लिए इसको जो है इसीलिए एनालिसिस किया है। अब आज का हम देखेंगे, जो आज का महंगाई की बात हम करेंगे साथियों। कभी कभी एक बेसिक जो इसमें पूछा जाता है उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। महंगाई का जो स्तर हो गया है 2.07% पर पहुंची और सब्जियों, तेल की कीमतों में बढ़ गया है दबाव। तो ये नवभारत टाइम्स में जो जिसने छापा है उसकी हम पूरा यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर 2.07% हो गई है। जुलाई में ये कितनी थी? 1.61% थी और इसके बढ़ोतरी के पीछे मुख्य जो रूप था खाद्य एवं आवश्यक कीमतों में आई तेजी के कारण माना जा रहा है। हालांकि महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक संतोषजनक दरें 2 से 6% भीतर बनी हुई है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद खाद्य पदार्थों, मुख्य वस्तुओं की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की वजह से अगस्त में यह दूसरा मुद्रास्फीति की तेजी देखी गई है। तो इसमें जो राहत की बात हो रही है उसको भी हम साथियों थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं में इससे जिक्र जितना किया गया है इसको भी हम थोड़ा पेपर में एनालिसिस करते रहेंगे। अगला जो मुख्य इम्पॉर्टेंट भाग जो आता है
इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है चित्र में, जैसे न्यूज़पेपर में छपा है, तो पूर्व और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद राधा कृष्णन मुस्कुराहट के साथ जगदीप धनखड़ से मिले। समारोह के पूर्व उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी भी उनको शुभकामनाएं दी। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, जो छोटे एग्जामों में कभी कभी पूछ लेता है, भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। वह 11 सितंबर 2030 तक पद पर बने रहेंगे। तो इस तरह हम पूरा जो है यहाँ पर इसका एनालिसिस कर लेंगे। बाकी तो आप अपने स्तर से पढ़िएगा, देखिएगा, जो हमें इम्पॉर्टेंट बच रहा है उसको हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा साथियों, जैसा इस समय हमारे देश में पूरा टैरिफ वार का युद्ध चल रहा है, या पूरा देखिए जियोपॉलिटिक्स में जो चल रहा है, उसी के अनुसार ये बहुत खास न्यूज़ है। भारत यूएफटीए के करीब पहुँचे, यानी शुक्रवार को हुई मीटिंग में अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनने के आसार हैं। तो यहाँ पर यू और इंडिया के बीच में जो हम देखेंगे व्यापार का जो संतुलन है 158.2 का है, इतने डॉलर का रहा 2024 के बीच व्यापार का दोनों का। यहाँ पर अरब डॉलर में आयात किया गया यूएसए, मतलब ये 6.12 जो लिखा गया, इतना अरब डॉलर का भारत ने यूएसए आयात किया, और जो है 93.08 जो है भारत जो है निर्यात किया यूओ को। तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस हम यहाँ पर देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि यूओ को हम लोग क्या क्या भेजते हैं। तो साथियों, हम यहाँ पर एक बार इसको देखेंगे। मिनरल फ्यूल और ऑयल देते हैं, फार्मास्यूटिकल देते हैं, लोहा और इस्पात देते हैं, और बिना सिले कपड़े और सामान देते हैं, और वाहन को भी देते हैं। और यूरोप से हम लोग क्या क्या मंगाते हैं? नाभिकीय रिएक्टर के पुर्जे मंगाते, रिएक्टर और उनके पुर्जे, हवाई जहाज और पुर्जे, ऑर्गेनिक रसायन मंगाते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी मंगाते हैं, और जो सर्जिकल्स एंड अन्य उपकरण है, ये सब हम यूरोप से मंगाते हैं। तो साथियों, हमारा न्यूज़ एनालिसिस कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर हमारा एनालिसिस